नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग बिहार पीसीएस के लिए जो है कि बिहार पीसीएस में पूछे गए इतिहास सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज से देखना शुरू करेंगे। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार के पीसीएस की जो परीक्षा की तिथि है वो डिसाइड हो चुकी है। पहले से जो 17 नवंबर तिथि जो संभावित तिथि घोषित की गई थी, अब वो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा उस संभावित तिथि को एक निश्चित तिथि के रूप में सामने रखा गया है। और वह तिथि है 13 और 14 तारीख दिसंबर की। 13 और 14 तारीख को जो है कि बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग उसके लिए लग जाते हैं। तो आज देर न करते हुए हम लोग जो शुरू करेंगे वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में सबसे पहले प्राचीन इतिहास आता है, तो वहाँ से हम लोग आज देखना शुरू करेंगे। क्योंकि दोस्तों बिहार में जो है कि इतिहास सब्जेक्ट का जो है इसको काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। और वहाँ से जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे रिपीटेड होते हैं और बहुत उसके इर्द गिर्द मिलते जुलते बनते हैं। तो इसलिए हम लोग बिहार के इतिहास से जो है कि आज की शुरुआत, अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। बिहार का इतिहास हम लोग अलग से भी हम एक अपने वीडियो में करा रहे हैं, जहाँ पे हम जो है कि प्राचीन इतिहास, बिहार स्पेशल का प्राचीन इतिहास और बिहार स्पेशल का जो है कि मध्यकालीन इतिहास करा चुके हैं। ये जो बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतिहास आता है उसको हम लोग आज से देखना शुरू करेंगे, जिसमें ऑलरेडी बिहार पीसीएस का बिहार का स्पेशल इतिहास जो है कि वो इंक्लूड होता है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सबके सामने जो है कि पहला सवाल है प्राचीन भारत के इतिहास का, कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है अंजीरा से, दम्बसदात से, कलीगुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो दोस्तों इसका देखिए आप सबके सामने जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। ये सवाल दोस्तों 2018 में देखिए पूछा गया 64वीं बीपीएससी में। देखिए व्याख्या में है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था, जो 7000 से लेकर के 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौरा देव है। देखिए दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि लौरा देव, ये तो याद रहता है लोगों को, लेकिन ये भूल जाते हैं कि लौरा देव कहाँ है, किस राज्य में है, किस जिले में है। तो दोस्तों ये लौरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है। और यहाँ से जो है कि चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सबसे प्राचीनतम, वो 9000 से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के मध्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है वह मेहरगढ़ माना जाता था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के जो है कि साक्ष्य मिले हैं। देखिए मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले थे, लेकिन उससे पुराना, नवीनतम खोज के अनुसार उससे पुराना जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौरा देव से, जहां से जो है कि चावल के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि लौरा देव से सबसे प्राचीनतम कृषि का जो साक्ष्य मिला है वो कृषि के किस अनाज का मिला है, तो वो मिला है चावल का साक्ष्य मिला है। दोस्तों अब देखिए ये वाला हमने पढ़ लिया कि मेहरगढ़ में स्थित यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के धान की भूसी के साक्ष्य जो है कि मिलते हैं। कोल्डिहवा से भी दोस्तों जो कि प्रयागराज जिले में है, बेलन नदी के तट पर है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व का जो है कि धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता था। अब देखिए अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। पहला है पुरापाषाण युग, दूसरा है नवपाषाण युग, तीसरा है ताम्रपाषाण युग, चौथा है लौह युग। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ताम्रपाषाण युग। देखिए ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में, अब क्यों कहा जाता है इसका कारण बता रहा है कि जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें जो है कि प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, कैल्कोलिथिक युग। ताम्रपाषाणिक संस्कृति वाला जो युग है उसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अब आप सबके सामने जो तीसरा सवाल है वो है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी के से प्राप्त हुआ। गंगा नदी घाटी, गंगा नदी यमुना घाटी, और नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, और ई विकल्प है। दोस्तों बिहार में जो है कि 5 विकल्प हुआ करते थे,
68वीं बीपीएससी तक, लेकिन 69वीं बीपीएससी जो इसके पहले का आयोजन हुआ है उसमें जो है कि विकल्पों की संख्या को घटा करके 4 कर दिया गया है और नेगेटिव मार्किंग लगा दिया गया। 68वीं बीपीएससी तक विकल्प 5 हुआ करते थे लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था। तो ये संशोधन है, अब आप लोग जान लीजिएगा। 5वें विकल्प से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बजाय हमको जो है कि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रख करके अपने सवाल अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका देखिए, मानव में, भारत में जो है कि मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है वो नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, जो कि सीहोर में है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ से जो है कि पुरास्थल के जो है कि अवस्थित नामक पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी से जो है कि मानव के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसकी खोज जो है कि पुरातत्वविद अरुण सोनकिया के द्वारा 1982 में की गई। तो दोस्तों ये तो हम लोग रट चुके हैं कि नर्मदा घाटी से प्राचीनतम मानव के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उसकी खोजकर्ता पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीनतम मानव के जो साक्ष्य मिले हैं वो नर्मदा घाटी से मिलते हैं। ये खोज किसने किया था? तो ये खोज करने वाले हैं पुरातत्वविद अरुण सोनकिया, और किस सन में? 1982 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं। अगला सवाल है कि सूची 1 का सूची 2 से जो है कि मिलान करें और नीचे दिए गए सूचियों को से कोड का उपयोग करके सही उत्तर चयनित करें। सूची 1 में है कि नवपाषाणकालीन स्थल, और सूची 2 में है कि इन नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान। सूची 1 में है दोस्तों नवपाषाणिक स्थलों के नाम उतनूर, चिरांद, गुफकराल और पय्यमपल्ली, और दूसरी तरफ दिया है कि इन नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान में दिया है तमिलनाडु, कश्मीर, तेलंगाना, बिहार। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी जो है कि सही माना है। इसके अनुसार जो है हो जाएगा ए का 3 मतलब उतनूर तेलंगाना में है, चिरांद बिहार में है दोस्तों। देखिए बी का 4 और उसके बाद गुफकराल जो है यह कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है गुफकराल। तो सी का हो जाएगा 2, सी का देखिए 2 है, और उसके बाद पय्यमपल्ली जो है ये तमिलनाडु में है, तो डी का 1। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि सही हो जा रहा है, मतलब कि कौन सा नवपाषाणिक स्थल कहाँ पर जो है कि पाया गया है खुदाई में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा उतनूर जो है यह उतनूर तेलंगाना में है, और चिरांद बिहार में है, और गुफकराल जो है ये कश्मीर में है, और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। देखिए उतनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफकराल कश्मीर और पय्यमपल्ली तमिलनाडु। और ये भी याद रखना दोस्तों, ये सब नवपाषाणकालीन स्थल हैं। कई बार स्थलों का कैटेगराइजेशन पूछ देता है कि कौन सा स्थल नवपाषाण काल का है, कौन सा जो है कि मध्य पाषाण काल का है, कौन पूरा पाषाण काल का है। तो हम लोगों को ये भी याद रखना है। ये उतनूर, चिरांद, गुफकराल, पय्यमपल्ली ये सब नवपाषाणकालीन स्थल हैं, और कौन सा स्थल कहाँ से संबंधित है ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए अगला सवाल है कि इसमें भी देखिए सूचियों का मिलान करने को दिया है। पहली सूची में है अहाड़, कायथा, स्वाल्दा, मालवा, और दूसरी सूची में है कि ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ, मतलब कौन सा स्थल किस नदी के तट से संबंधित है। अहाड़ के सामने दिया है ताप्ती, और दूसरा कायथा के सामने दिया है नर्मदा, और स्वाल्दा के सामने दिया है काली सिंध, और ऑप्शन डी जो है वो है मालवा के सामने दिया है बनास। तो दोस्तों इसका सही जो जवाब है वो विकल्प सी है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन किससे संबंधित है। तो देखिए अहाड़ जो है, अहाड़ का संबंध बनास नदी से है, मतलब अहाड़ जो स्थल है ये बनास नदी के तट से संबंधित है, और कायथा जो है ये काली सिंध से संबंधित है, और स्वाल्दा जो है यह ताप्ती नदी से संबंधित है, और मालवा जो पाया गया है, मालवा जो है यह नर्मदा नदी से इसका संबंध है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, और ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। अहाड़ बनास, कायथा काली सिंध, और स्वाल्दा ताप्ती, मालदा नर्मदा। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पहले चैप्टर से संबंधित जितने भी सवाल थे वो कंप्लीट हो गए, और उसकी व्याख्या भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे अगला जो चैप्टर है जिसका नाम है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इससे जो सवाल बना है वो है, पहला है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इतिहास का कैटेगराइजेशन 3 भागों में किया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल,
और आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। तो इसमें जो है कि प्राग ऐतिहासिक काल जो है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है पढ़ने की सुविधा के हिसाब से। तो हम लोगों से पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता उनमें से किससे संबंधित है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। देखिए अब आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। देखिए ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड कहलाता था। मतलब जब इंसानों में लिखने की कला नहीं डेवलप थी, वो अपनी बातों को या अपनी घटनाओं को लिख नहीं पाते थे, तो इतिहास कालखंड के उस काल को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें हम उनके जो है कि साक्ष्यों को, उनके द्वारा प्रयोग की हुई वस्तुओं और उनके जीवन के से संबंधित जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको देख करके हम इतिहास लेखन करते हैं, तो वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। और जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है दोस्तों, जिससे संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें उनका लिखित विवरण मिला है लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। उनकी जो लिपि हुआ करती थी या उनकी जिस भी तरीके से उन लोगों ने लिखा है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो वो इतिहास के जिस भाग में आता है उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में जो है कि लिखित साक्ष्य मिलता है और उसको जो है कि पढ़ा भी जा चुका है। तो ये जो है कि इतिहास का वर्गीकरण है। तो देखते हैं व्याख्या में। भारतीय इतिहास में लगभग 2300 BC से लेकर के 600 BC का कालखंड आद्य ऐतिहासिक जो है कि माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अब देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित जो दूसरा सवाल है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन है कि पक्की ईंट से बनी इमारत, दूसरा है प्रथम असली मेहराब, और तीसरा है पूजा स्थल, और चौथा है कला और वास्तुकला, और ऑप्शन ई वही कॉमन कि उपरयुक्त में से कोई नहीं या उपरयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यही ऑप्शन ही, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं जितनी दी है इनमें से सभी विशेषताएं लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कि मिलती हैं। तो व्याख्या देखते हैं इसकी व्याख्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। तो देखिए दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से मतलब विशाल स्नानागार और अन्नागार जो मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और इनकी सतह जो है पक्की ईंटों की है। ये विशेषता में हम लोगों से सवाल पूछा गया है, तो उसमें देखिए पहली विशेषता यही दिया गया कि पक्की ईंटों से बनी इमारतें यहाँ पे मिलती थी। तो हमने देखा कि विशाल स्नानागार और अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में ये पक्की ईंटों से बने हुए हैं, जिसे जिप्सम के द्वारा जोड़ा गया है। और पक्की ईंट से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला और उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो इससे पता चलता है अध्यात्म है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लेकिन दोस्तों हमने देखा कि प्रथम असली मेहराब और कला और वास्तुकला और पक्की ईंटों की इमारत, ये सब विशेषताएं जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हैं। तो इस तरह से एक से अधिक विकल्प इससे जो है कि इसका विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ई जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दिया है लोथल, फिर बी है देसलपुर, सी है सोहगौरा और डी है कोटदीजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लोथल। लोथल जो है कि प्राचीन हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी पहली खुदाई जो है कि SR राव ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कई बार स्थलों के नाम और दूसरी तरफ उनके खुदाई करता दे देता है। तो अब यहीं पर हम लोग याद कर लेंगे कि लोथल के जो खुदाई करता थे वो थे SR राव, और ये गुजरात में स्थित है और वहाँ का एक प्रमुख गोदीवाड़ा हुआ करता था वह अपने समय में। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है। देखिए सिकंदरिया, लोथल और महास्थानगढ़ और नागपट्टनम। देखिए ये सवाल BPSC में बना था, इसके पहले वाला 2009 में CDPO, वहाँ पर एक अलग से परीक्षा होती है CDPO की, BPSC आयोजित कराती है। देखिए वहाँ पे ये सवाल बना था 2009 में, जो कि पूछा है मिनी हड़प्पा। तो अगर इस प्रश्न को जिसने भी अटेम्प्ट किया रहा होगा और इसकी व्याख्या ध्यान से देखा रहा होगा तो वो इस सवाल को, जो कि BPSC प्री 2011 में बना था, उसको बहुत आसानी से कर लिया होगा। तो दोस्तों देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने का यही फ़ायदा होता है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल, क्योंकि लोथल जो है कि हड़प्पा सभ्यता के समय में अहमदाबाद जिले में जो है कि यह भोगवा नदी के किनारे, ये भी याद रख लीजिएगा कि लोथल किस नदी के किनारे पर अवस्थित था, भोगवा नदी के किनारे पर। और यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, वो भी प्रमुख बंदरगाह था, और जहाँ से जो है कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। अब अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट किया 2022 के बीपीएससी में। कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए 3 परीक्षाओं में एक ही प्रश्न, बिहार के ही वो भी 3 परीक्षाओं में। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि लोथल, स्पेशली हड़प्पा काल में लोथल कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो लोथल से संबंधित जानकारी हमको याद रखना है। लोथल गुजरात राज्य में है, भोगवा नदी के किनारे पर है, और SR राव ने उसकी खुदाई की थी, और ये जो है कि वहाँ का गोदीवाड़ा, प्रमुख गोदीवाड़ा हुआ करता था। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। ऑप्शन में है बैल, बी है घोड़ा, और सी है हाथी, और डी है उपरयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए दोस्तों 2023 में बना है, इसी वजह से इसमें 4 विकल्प है केवल, और जितने भी सवाल 2023 के पहले हैं, कि मतलब 69वीं बीपीएससी के पहले हैं, सब में आप देखेंगे 5 विकल्प मिलेंगे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों घोड़ा। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां जो है कि गधखुर की हैं या पालतू घोड़े की हैं, यह निश्चित कर पाना कठिन है। मतलब कि यह निश्चित कर पाना कठिन है कि यह गधखुर की अस्थि है, खुर है, या पालतू घोड़े का। तो इसी वजह से घोड़े का के बारे में कन्फ्यूजन है अभी तक पुरातत्वविदों को, कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा जानवर हुआ भी करता था या नहीं, वो भी पालतू। देखिए हड़प्पा, लोथल, सुरकोटडा और कुंतसी एवं कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं, जो हड़प्पा खुद स्वयं, और लोथल और सुरकोटडा, कुंतसी और कालीबंगा, यहाँ से जो है कि अश्व प्रजाति के या उससे मिलती जुलती प्रजाति के अवशेषों के साक्ष्य जो है कि प्राप्त हुए हैं। सेंदोर बोकोनी द्वारा सुरकोटडा से प्राप्त तथा कथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में ASI के मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के JP जोशी तथा AK शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियाँ प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। यद्यपि रामशरण शर्मा ने जो कि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर तथा मेंडो और पटेल आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर रॉस के द्वारा राणा धुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्तर से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे ज्यूनर महोदय अप्रमाणित मानते हैं। मतलब अगर किसी ने ये बताया, जैसे कि ब्रिगेडियर रॉस ये बताते हैं कि धुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्तर से जो है कि घोड़े के दांत बताए गए हैं, तो उसको जो है कि ज्यूनस महोदय उसकी प्रामाणिकता को जो है खारिज कर देते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प बी को सही माना है, तो आगे भी अगर ये सवाल आएगा तो हमें विकल्प बी ही मतलब घोड़े को ही सही मानना होगा। और ये क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है, क्योंकि 2023 में भी हाल फिलहाल में पूछा गया है। अगर नहीं बिहार PCS में नहीं पूछा जाएगा तो TRE 4 जो एग्ज़ाम होने वाला वहाँ पे टीचर का, उसमें ये सवाल आ सकता है। निम्नलिखित में से अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। देखिए ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसमें से दोस्तों यही विकल्प सही माना है, क्योंकि टेराकोटा का हल जो है ये इन दिए हुए विकल्पों में से एक से अधिक जगह पे मिलता है, इस वजह से ऑप्शन ई सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया है कि प्रसंगत विकल्पों बनावली जो कि हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में है, इन नामक सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों से जो है कि हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल, देखिए दोस्तों याद रख लीजिएगा यहीं पे कि बनावली जो स्थल है यह हरियाणा में है और कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति भी हुई है। मतलब कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले। ये भी सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, तो कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। तो यहाँ से जो है कि जुते हुए खेत के साथ साथ जो है कि टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है।
और इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। तो इस वजह से हरियाणा में जो है कि ये बनावली और कालीबंगा राजस्थान, यहाँ दोनों जगह से जो है कि टेराकोटा हल की प्राप्ति होती है साक्ष्य की। इसी वजह से जो है कि यहाँ पे दोनों बनावली और कालीबंगा दोनों दिए होने के कारण इसका जो है कि एक से अधिक विकल्प सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई जो है कि सही है। आपको हमको याद रखना है कि बनावली हरियाणा में और कालीबंगा राजस्थान में है। निम्नलिखित में से अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान, देखिए वहाँ से सवाल बन गया, व्याख्या में जो दिया है। अगर ये सवाल कब पूछा गया, ये 2016 बीपीएससी में पूछा गया है और ये सवाल 2020 के बीपीएससी में पूछ लिया है। तो देखिए दोस्तों, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने या उसको जो है कि उसका साइंटिफिक अध्ययन करने का फ़ायदा होता है कि 2, 4, 10, 20, 50 क्वेश्चन लगभग आपको हूबहू वही मिल जाएंगे, जो आपका समय भी कम लेंगे और उसके बाद उसमें ऑथेंटिसिटी भी रहेगी कि ये श्योर एकदम हमारा सही है। तो हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों, तो कालीबंगा देखिए राजस्थान में है। अब इसकी भी व्याख्या पढ़ देते हैं कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी के बने हुए हल की प्रतिकृति मिलती है, मतलब हल की प्रकृति वो आकृति और टेराकोटा मिलता है। और खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे पर स्थित लोथल में जो है कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा, तो देखिए ये भी अभी तक कालीबंगा हम लोग यही जान रहे थे कि कालीबंगा राजस्थान में है। अब ये भी जानिए कालीबंगा किस नदी के तट पर है, तो घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से जो है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट्ट भी मिला है। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। देखिए खुदाई कौन किसकी खुदाई की है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो हम लोगों ने SR राव का देख लिया था दोस्तों, जो कि लोथल के खुदाई वो थे। अब यहाँ पे जो है नाम हम लोगों देख लेते हैं कि वो किससे संबंधित हैं। देखिए पूछा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, यहाँ पे पूछा है। तो RD बनर्जी मतलब राखलदास बनर्जी पहला विकल्प है, दूसरा है KN दीक्षित, तीसरा है MS वत्स और चौथा है BA स्मिथ। तो दोस्तों इसमें से जो है कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित हैं RD बनर्जी मतलब राखलदास बनर्जी, और KN दीक्षित और MS वत्स इनका संबंध है। लेकिन BA स्मिथ का संबंध जो है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से मतलब उत्खनन से नहीं है। देखिए वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया और 1926-27 से लेकर के 1933-34 के मध्य जो है कि माधव स्वरूप वत्स, तो देखिए दोस्तों विकल्प सी यही है कि MS वत्स हड़प्पा की खुदाई कराते हैं दयाराम साहनी, और 1926 से लेकर के 33-34 तक माधव स्वरूप वत्स जो है ये हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे, मतलब इनका भी हड़प्पा सभ्यता से संबंध है माधव स्वरूप वत्स का भी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी, देखिए राखलदास बनर्जी खोदकर्ता और दयाराम साहनी भी जो है कि उत्खनन करता थे। तो दोनों का संबंध हम लोगों ने देख लिया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से है। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है कि राखलदास बनर्जी ने 1922 में और दयाराम साहनी ने जो है कि हड़प्पा की खोज जो है कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की। और इसके बाद जो है कि इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया, इन दोनों ने इसके जो है कि पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। और इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, देखिए KN दीक्षित का भी नाम आ गया, KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरल स्टीन, AN घोष, JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में की खुदाई में जो है कि योगदान RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स का मिल गया। और अगर विकल्प में दयाराम साहनी भी रहे होते तो दयाराम साहनी भी सही हो जाते, लेकिन BN स्मिथ का संबंध अभी तक जो है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से नहीं मिला है। तो देखिए व्याख्या में वही है कि आदि ने भी मतलब ये जो KN वत्स, अर्नेस्ट मैके, ऑरल स्टीन और AN घोष, JP जोशी आदि ने सभ्यता की खोज से महत्वपूर्ण योगदान दिया सभ्यता की खोज में। और BA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिकल एंड इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। BA स्मिथ किस रूप में प्रसिद्ध थे, BA स्मिथ जो है कि एक हिस्टोरियन थे और इंडोलॉजिस्ट थे।
अगला सवाल है दोस्तों कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो इसका सही जवाब दोस्तों लाल। देखिए हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। और डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर हल्के फुल्के रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो दोस्तों अगर इस विकल्प में काला रंग भी रहा होता तो जो है कि वो भी सही हो जाता। तो इस वजह से देखिए काला रंग को इग्नोर करके केवल लाल रंग दिया है। अगला सवाल है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है और एकदम हालिया रिसर्च पे पूछा गया है। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष, जैसे हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कई कारण बताए जाते हैं, तो उनमें से एक कारण ये भी है कि उसमें बारिश नहीं होती, जिस वजह से लगातार कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण उस सभ्यता का विनाश हो गया। तो उसमें रिसर्च में निकल के आया है तो लगातार कितने वर्षों तक वर्षा ना हुई जिस वजह से जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 900 वर्ष। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण माना है। सिंधु घाटी सभ्यता और जो है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने सवाल थे दोस्तों कंप्लीट हुए। अब जो चैप्टर है वो है वैदिक काल। वैदिक काल से आए हुए सवालों को हम लोग देखेंगे। देखिए पहला सवाल है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगृह, चंपा, वैशाली। तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजगृह। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के निकट स्थित एक प्राचीन शहर है। इसकी स्थापना मगध शासक उदयन ने की। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, अतः यह विकल्प जो है कि सही नहीं है। और जबकि सही विकल्प है राजगृह। मतलब प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो विकल्प में शहर दिए हुए हैं उनमें से मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। इसकी व्याख्या दोस्तों थोड़ा उटपटांग दे दिया है तो इस वजह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये गलत इन लोगों ने व्याख्या कर दिया, किसी और प्रश्न की व्याख्या यहाँ पे कर दी है, जबकि एट लास्ट ये व्याख्या में यही सही बताए हैं कि राजगृह ही सही है। तो आप सबके सामने आप सब पॉज करके इसको व्याख्या को पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? देखिए ऋग्वेद में 10 मंडलों का जिक्र होता है, तो उनमें से पूछा है कि उन 10 मंडलों में से कौन सा जो है कि सोम को समर्पित है। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 10 मंडल के सभी व्याख्या में देखिए कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो हैं कि सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का प्रमुख पेय था जिसे जो है कि मूजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक माना गया कि एक विशालकाय पुरुष के जो है कि मुख से ब्राह्मण, और उसी में जो है कि वो वर्ण व्यवस्था का भी जिक्र मिलता है 10वें मंडल में। तो यहाँ से भी सवाल बनता है कि ऋग्वेद के किस मंडल से जो है कि वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है? तो वो मिलता है 10वें मंडल से। उसमें बताया जाता है कि एक महापुरुष के जो है कि मुख से ब्राह्मण जन्म लिए और जो है कि भुजा से क्षत्रिय जन्म लिए और उसके कमर से जो है कि या उसके जंघा से वैश्य जन्म लिए और उसके जो है कि पैर से शूद्र जन्म लिए। ऐसा जो है कि बताया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब अगला सवाल है दोस्तों कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देखिए वही सवाल रिपीट कर दिया, बस यहाँ पे पूछा था कि सोम को जो उसकी समर्पित कौन सा मंडल है। अब यहाँ पे 9वां मंडल पूछ लिया है कि किसको समर्पित है। वो सवाल दोस्तों जो बना था 1917 और 1997, 1998 में, और ये बना है 1995 में। तो ये सवाल आगे भी रिपीट कर सकता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि सोम और पेय पर नामाकृत देवता को जो है कि 9वां मंडल समर्पित है ऋग्वेद का। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है?
ऑप्शन है उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि ऋग्वेद। व्याख्या में देखिए, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं वो है विश्वामित्र। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। तो ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है। ये तो सवाल बन गया कि ऋग्वेद में है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। और ये ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उन 10वें मंडल में से किस मंडल में ये वर्णित है, तो ये 3रे मंडल में वर्णित है। और यह किसको समर्पित है, तो ये सूर्य देवता, जिसे सविता भी कहा जाता था, जिसकी पर्यायवाची सविता होती है, तो ये सूर्य देवता को जो है कि समर्पित है। मतलब कि गायत्री मंत्र में कितनी तथ्य हम लोगों को याद रखना है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है, ऋग्वेद में है। और इसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र हैं। और ऋग्वेद किस मंडल में है, ऋग्वेद के किस मंडल में है गायत्री मंत्र का जिक्र, तो वो है 3रे मंडल में। और यह किसको समर्पित है गायत्री मंत्र, तो यह समर्पित है सूर्य देवता को। अब अगला सवाल है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल और धर्मशास्त्र के समय में। तो इसका सही जवाब दोस्तों धर्मशास्त्र के समय में। देखिए व्याख्या देखते हैं। धर्मशास्त्रों के समय में मतलब सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बक, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें से पहले प्रकार के शूद्र ही जो है कि अस्पृश्य मतलब कि अछूत माने जाते थे, जो निर्वसित हुआ करते थे। अगला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। ऑप्शन है 9000 वर्ष पूर्व, 12000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व और उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग का प्रारंभ जो कि विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ। जबकि थाईलैंड के बनैची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहे की प्राप्ति हुई है, जिसकी तिथि 1600 से लेकर के 1200 BC के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नोह जो कि राजस्थान में है के द्वाब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त होता है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच जो है, इसके ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश के में है के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांशतः विद्वानों द्वारा स्वीकार्य है। अगला सवाल है कि बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि, देखिए बोगजकोई एक स्थल है हड़प्पाकालीन, उसका जो है कि पूछा है कि उसका महत्व इसलिए है और उसका कारण पूछ रहा है क्यों है उसका महत्व। ऑप्शन दिया है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरा है कि मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। और तीसरा है कि वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई। चौथा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बोगजकोई का महत्व जो है कि वह है कि वहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अब व्याख्या हम लोग देखते हैं कि बोगजकोई जो कि एशिया माइनर में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख यहाँ से जो कि मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। 10 राग युद्ध के संबंध में बारे में दोस्तों पूछ रहा है कि एक तरफ जो है कि 10 राजाओं का समूह था और एक तरफ जो है कि अकेले एक राजा थे। तो वो 10 राग युद्ध के बारे में पूछ रहा है कि किस नदी के तट पर यह लड़ा गया था। तो दोस्तों ये परुसली
जो कि वर्तमान में रावी के नाम से जानी जाती है, उस नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। देखिए 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुसड़ी, जो कि आधुनिक रावी नदी के तट है के नाम से जानी जाती है, के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास की जो है कि विजय हुई थी। अब बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग सवाल करेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला सवाल है, ऑप्शन दिया है कुंडग्राम में, और दूसरा है पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में, वैशाली में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लुम्बिनी में। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया जो कि बिहार में है, में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और काशी के ऋषि पत्तनम मृगदाव, जिसे सारनाथ के नाम से प्रेजेंट टाइम में जाना जाता है, में उन्होंने प्रथम उपदेश, जिसको महाधर्मचक्र प्रवर्तन जिस घटना को कहा जाता है, इन्होंने दिया, प्रथम उपदेश दिया। और कुशीनगर में उनका जो है कि निधन हो गया, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला सवाल है बौद्ध धर्म से संबंधित कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? ऑप्शन बनाया है महावीर स्वामी को, और फिर बी है गौतम बुद्ध, फिर सी है सिमंदर स्वामी, और डी है पार्श्वनाथ स्वामी। और ये भी देखो दोस्तों BPSC 2022 में पूछा गया, कितना आसान सवाल है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? तो बोध गया में जो कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और किस दिन प्राप्ति हुई थी? वैशाख पूर्णिमा की रात में उन्हें जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया बिहार में है। अगला सवाल बना है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों मतलब सूची 1 और सूची 2 में जो है कि अंकित है। इनका सुमेलन कराइए। जन्म और ज्ञान प्राप्ति और प्रथम वचन और निधन। और इधर दिया है सारनाथ, और इधर दिया बोध गया, और फिर उसके बाद लुम्बिनी, फिर कुशीनगर। तो दोस्तों इनका जो जन्म है गौतम बुद्ध जी का, उसका संबंध उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और इन्हें ज्ञान प्राप्ति इन्हें जो है कि बोध गया में हुई थी, और प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, और इनका निधन जो है कि कुशीनगर में हुआ था। तो इस तरह से अब जो भी विकल्प हो आप लोग जो है कि कूट इसको मिला लीजिएगा। यही है सही कि जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, और प्रथम प्रवचन ये सारनाथ में दिए थे, जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। और इनका घर से निकलना महाविनिष्क्रमण हो गया, और जो है कि इनकी निधन को जो है कि महापरिनिर्वाण कहा गया। अब देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सारनाथ में। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हम लोगों ने देखा ये वैशाख पूर्णिमा की रात को 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है कि इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया, और उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम, जो कि वर्तमान में सारनाथ के नाम से जाना जाता है, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। और इस प्रथम उपदेश को जो है कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश जो था उनका दुख के कारणों, दुख का अंत तथा दुखों के समाधान से संबंधित था। इन्हें 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पहले उपदेश में जो कि यही 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था, जो ये है कि दुख और दुखों के कारण और दुख का अंत तथा दुखों का समाधान है। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? पाटलिपुत्र, सारनाथ, गया, वैशाली। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सारनाथ। सवाल है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था? राजगृह में, मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में। तो इसका सही जवाब दोस्तों कि राजगृह में। राजगृह में जो है कि अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। वही पूछ रहा है कि आयोजन किस नगर में किया गया था? तो राजगृह में इसका आयोजन किया गया था। देखिए प्रथम बौद्ध परिषद भी जिसे कह सकते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह, जो कि राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, कि सप्तपर्णी गुफा में इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए थे। तो ये तथ्य बहुत कम जगह पे मिलता है कि उस
उस जो समिति थी, उस जो संगीति थी, उसमें उनके शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित थे या नहीं, तो आनंद और उपाली उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और सुत्त और विनय पिटक नामक 2 पिटकों की जो है कि रचनाएं यहाँ पर हुई, और आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। मतलब आनंद धर्म के प्रमाण माने गए और उपाली जो है ये विनय के प्रमाण माने गए। तो इसीलिए इन्होंने जो है कि जिन पिटकों की रचना की वो पिटक कहलाए सुत्त पिटक और विनय पिटक। और तीसरा जो पिटक है, 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक जो है दोस्तों वो तीसरी बौद्ध संगीति में उसकी रचना हुई थी। और आगे हम बताएंगे कि किस पिटक में क्या बौद्ध धर्म की कौन सी बातें या किस से संबंधित है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, बन गया सवाल, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई, पाटलिपुत्र, राजगृह, अमरावती और कंगनहल्ली। तो इसका सही जवाब दोस्तों राजगृह, 483 ईसा पूर्व में, गौतम बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद। और अगला सवाल है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, वही राजगृह। और कनिष्क के शासनकाल में सभा किस नगर में आयोजित की गई, मतलब बौद्ध सभा जो बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये दोस्तों कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में। इसकी व्याख्या देखते हैं कि बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा जो है कि कुषाण शासक कनिष्क के, देखिए तीनों जो है कि चारों बौद्ध संगीतियों किसके समय हुई थी वो पूछा जाता है। तो पहली हुई थी अजातशत्रु के समय में, और दूसरी हुई थी कालाशोक के समय में, तीसरी हुई थी अशोक के समय में, और चौथी जो हुई थी वो कनिष्क के समय में। तो कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था और उसके समय में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ पर जो है कि बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया और त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र जो है कि कहा जाता है। देखिए, त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को, जिन भाष्यों को जो है कि कनिष्क ने स्तूपों में संरक्षित करवाया खुदवाकर, उन्हीं को क्या कहा जाता है, विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई और इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के शासनकाल में हुई थी बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद, मतलब 383 ईसा पूर्व में। और तीसरी जो हुई थी, हाँ दूसरी 383 ईसा पूर्व में, और जो तीसरी हुई थी वो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। तो मृत्यु के जस्ट बाद जो है कि 100 वर्ष के बाद जो है दूसरी होती है, और जो वैशाली में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता सबकमीर या सर्वकामिनी जो थे उनका नाम था, उन्होंने किया था। अगला सवाल है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक। तो इसका देखिए, इनमें सभी लोगों ने जो है कि आयोजित किया है, जिनमें अजातशत्रु पहली बौद्ध संगीति इनके समय में हुई थी, और दूसरी हुई थी कालाशोक के समय में, तीसरी हुई थी अशोक के समय में, चौथी हुई थी कनिष्क के समय में। तो इनमें से इस सवाल में जो है कि कनिष्क सही हो जाएगा, क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन पूछा है कि किसके शासनकाल में हुई थी। अगला सवाल है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, तो वही सवाल है दोस्तों, कनिष्क। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। अब अशोक के समय में जो कि तीसरी बौद्ध संगीति उन्हीं के समय में हुई थी, 250 बीसी में, अशोक के समय में। तो वो पूछा है कि कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। देखिए, सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला सवाल है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, वही सवाल दोस्तों पाटलिपुत्र 2011 की बीपीएससी में पूछा गया है। अब अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। तो इसका सही जवाब दोस्तों कुशीनगर में, क्योंकि लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था और बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। देखिए, अगला सवाल, अब इसकी व्याख्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ। कोसल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि कौन सा राजा, कहाँ का राजा इनके समकालीन था, तो कोसल का राजा जो प्रसेनजित था वो बुद्ध के समकालीन था, ऐसा सवाल बनता है।
तो इन्होंने जो है कि अपना प्रचार प्रसार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। तो कहाँ ठहरे थे, ये भी सवाल बन सकता है कि जिस समय उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने क्या खाया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। तो उन्होंने जो कि मल्लों की राजधानी वो पावा पहुँचे, तो वहाँ पे चुंद नामक लुहार के आम की बागीचा थी, वहाँ पे वो ठहरे और उसने जो है कि मतलब चुंद नामक जो लोहार था उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया और इससे जो है कि रक्तातिसार हो गया उन्हें और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी कुशीनारा जो कि कस्या नाम से जाना जाता है और मल्ल गणराज की राजधानी थी, वहाँ पहुँचे ये और यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो है कि अपना शरीर त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला सवाल है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध। तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। ये हुआ कि बुद्ध तो अब नहीं रहे, अब उनकी शिक्षाएं या उनकी बातें कैसे लोगों तक पहुंचेंगी, तो उसके लिए जो कि 3 पिटक का निर्माण किया गया, जिनमें से पहला है विनय पिटक। विनय पिटक में दोस्तों जो कि संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार का संग्रह किया गया और सुत्त पिटक में जो है कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है और अभिधम्म पिटक जो है इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक सिद्धांत है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस पिटक में कौन सी बातें बताई गई हैं बुद्ध से संबंधित। तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो हुआ करता था वो जो है कि बताया गया और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार जो है कि संग्रहित किए गए हैं। और सुत्त पिटक जो है ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों का इसमें संग्रह है और अभिधम्म पिटक जो है ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत इसमें जो है कि समाहित हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध धर्म देखिए 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान में। तो पूछा है कि इनके बीच अंतर का प्रतिनिधित्व कौन सा जो है कि करता है। पहला है कि अहिंसा पर जोर, दूसरा है जाति विहीन समाज और तीसरा है देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना और चौथा है कि स्तूप की पूजा करना। तो दोस्तों इसमें सही जवाब है कि देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। ये जो है कि अंतर था हीनयानियों और जो है कि महायानियों के बीच। व्याख्या देखते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, क्योंकि बुद्ध भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। तो हीनयानी जो है कि मूर्ति पूजक के विरोधी थे, जबकि महायान संप्रदाय के जो लोग थे ये बुद्ध को देवता मानते हुए, बुद्ध कहते भी थे कि मैं देवता नहीं हूँ, और उसी बात को हीनयानी मानते थे कि बुद्ध जब देवता नहीं थे तो उनकी मूर्ति नहीं बनाई जाएगी, बस उन्हें जो है कि उनका निराकार रखा जाएगा उन्हें। लेकिन महायानी मानते थे कि उनको जो है कि मूर्ति उनकी बना करके उन्हें पूजने का कॉन्सेप्ट इन्होंने जो है कि डेवलप किया। यही अंतर था हीनयानी और महायानियों के विचारधारा के बीच। तो देखिए महायान संप्रदाय में जो है कि बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों का मूलभूत अंतर था, मतलब मूल अंतर का प्रतिनिधित्व करता है ये बात। देखिए बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम। तो दोस्तों इसका जो है कि विवादित सवाल है ये। अब ये सवाल अगर आएगा तो इस व्याख्या को आप लोग देख लीजिए, तब उस हिसाब से हम लोग जो है कि इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए व्याख्या में बताया गया कि महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब कि महात्मा बुद्ध ने इन्होंने जो है कि पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो वो जो है कि वृक्ष अब वो वाला नहीं है, बोधि वृक्ष जिसको संज्ञा दी गई, तो जिसके नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था अब वह नहीं है। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वो मूल वृक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या करके ज्ञान प्राप्ति की थी, उस मूल वृक्ष को जो है कि 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक जो था वह नष्ट कर दिया पूरी तरह से। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए, मतलब 2 और वृक्षों का रोपण किया गया और वो भी जो है कि नष्ट हो गए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देखते हैं वहाँ पर, वह जो है कि 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था और यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। मतलब अर्थात वहाँ पे जो उस वृक्ष की पत्तियाँ तोड़ने का अधिकार या वो बात नहीं है।
एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह छठी पीढ़ी का वृक्ष है, मतलब कोई इसे 5वीं पीढ़ी का वृक्ष मानता है, कोई छठी पीढ़ी का वृक्ष मानता है, तो इसलिए इस सवाल में जो है कि विवाद है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है, मतलब वर्तमान समय में वहाँ पर जो वृक्ष मौजूद है वो 5वीं पीढ़ी का बताया गया है बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के अनुसार। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को जो है कि मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अब देखिए, अगर पूछेगा भी तो ये जोड़ करके पूछेगा कि बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग है वो जो है कि बोधि वृक्ष जो है वो कौन सी पीढ़ी का उसको मानती है। तो अगर ये चीज़ लगा के पूछेगा तो स्पष्ट, अगर 5वां है उसमें कि 5वीं पीढ़ी का, तो यही हम लोगों को मार के आगे बढ़ना होगा। मतलब कि बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग है वो बोधि वृक्ष को 5वीं पीढ़ी का, जो वर्तमान में वहाँ पे बोधि वृक्ष है उसको 5वीं पीढ़ी का मानती है बिहार सरकार का पर्यटन विभाग। अगला सवाल है दोस्तों कि चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी के बीच, और 525 से लेकर के 529 ईस्वी के बीच, और 545 ईस्वी से लेकर के 552 ईस्वी के बीच, और 592 ईस्वी से लेकर के 597 ईस्वी के बीच। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 515 से लेकर के 520 ईस्वी के बीच। चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियों को एकत्रित किया था। सवाल है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां ऑप्शन है कि गौतम बुद्ध पैदा हुए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया इनमें से दिए हुए तथ्यों में से? तो महाबोधि मंदिर जो है कि गौतम बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी वहाँ पर बनाया गया था। देखिए, बोध गया में 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं से 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को ने जो है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान दिया। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन है कि अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्ष। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई। सवाल है कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन है कि कौंडिन्य एवं कालदेवल, और ऑप्शन बी है कि आनंद एवं अश्वघोष, ऑप्शन सी आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र, और डी है कि सारिपुत्र एवं नागसेन। तो इसका सही जवाब दोस्तों आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। देखिए, महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम जो के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। तो दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि आलार कलाम इनके पहले गुरु थे गौतम बुद्ध जी के। जब ये घर छोड़कर निकलते हैं तो सबसे पहले इन्हीं से शिक्षा लेने जाते हैं, लेकिन इनसे शिक्षा लेकर के वह संतुष्ट नहीं होते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि आलार कलाम जो है कि किस दर्शन के आचार्य थे? तो आलार कलाम जो है वह सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी शक्ति के लिए वह विख्यात थे। एवं आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। आलार कलाम के बाद वह रुद्रक रामपुत्र से ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किए थे। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी देखिए, स्तूप, चैत्य और विहार क्या होता है ये व्याख्या में होगा पता, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों कि बौद्ध धर्म। इन तीनों जो है कि रचनाओं का संबंध जो है कि बौद्ध धर्म से है।
देखिए चैत्य किसे कहते हैं? चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी, मतलब शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। तो आपने जो विकल्प में पूछा है चैत्य और स्तूप, तो ये दो शब्दों से आप परिचित हो गए। अब विहार देखते हैं कि विहार किसको कहा जाता था। तो इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रहा करते थे, मतलब किसमें? चैत्य या स्तूप में। अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए और कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो मतलब विहार का संबंध क्या है? विहार किसे कहते थे? विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, उनका निवास स्थान हुआ करता था। और चैत्य किसे कहते थे? चैत्य या स्तूप दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो चैत्य या स्तूप कहते थे किसको? शवदाह के बाद के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ये देखिए तुलना करके पूछा है, काफ़ी अच्छा सवाल बनाया है। कि पहला विकल्प दिया है अहिंसा, दूसरा है वेदों के प्रति उदासीनता और तीसरा है आत्मदमन और चौथा है रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो पूछा है कि कौन सी बात दिए हुए विकल्पों में से बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है। देखिए दोस्तों, तप मतलब आत्मदमन को जो है कि भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है। मतलब कि बौद्ध धर्म में बताया गया है कि आप मध्यम मार्ग को अपनाइए, बहुत ज़्यादा कठिन जीवन प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत नहीं है। जैन धर्म में केवल बौद्ध धर्म में किया गया, जैन धर्म में नहीं किया गया ऐसा। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों जो है कि धर्मों में किया गया है। मतलब कि केवल ये आत्मदमन जो है, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, जैन धर्म में ऐसा नहीं किया गया है। बाकी जो बातें बताई गई है, मतलब अहिंसा और वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये सब तीनों बातें जो है कि बौद्ध और जैन धर्म में कॉमन बात है। अब देखिए अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का, तंत्र का। तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया। अगला सवाल है कि नालंदा की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? पहला है गांधार शैली, दूसरा है मथुरा शैली और तीसरा है मौर्य शैली, चौथा है गुप्त शैली। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, और इसमें दिया है कि ई ऑप्शन भी दिया है, ऊपर इसमें कोई नहीं अथवा एक से अधिक। देखिए कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत जो है कि बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो मतलब कि किन शैलियों में? मथुरा शैली में भी हुआ था और गांधार शैली में भी, और विकल्प में दोनों दिया था, इस वजह से विकल्प एक से अधिक सही है। देखिए मूर्तियों का निर्माण हुआ। V.S. अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण, मतलब ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कहाँ हुआ, तो V.S. अग्रवाल बताते हैं कि सर्वप्रथम मथुरा में जो है कि बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। मतलब वेनसांग मानता है कि जो बुद्ध की पहली प्रतिमा है वो कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी।
कोई मानता है कि कौशाम्बी में, और कोई कहता है कि इसका श्रेय जो है कि गांधार कला को देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में और पटना में। तो इसका सही जवाब दोस्तों राजगीर में। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित आखिरी सवाल है, उसके बाद रहने देंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ ऑप्शन है कि गौतम बुद्ध पैदा हुए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, और चौथा विकल्प है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। पूछा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, इनमें से दिए हुए विकल्पों में से कहाँ पर? तो इसका सही जवाब दोस्तों कि गौतम बुद्ध को ज्ञान जहाँ प्राप्त हुआ था वहाँ पर महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया। देखिए, बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।